हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभम अग्रवाल। आज मैं आ गया हूं एक और चैप्टर का वन शॉट लेके। 6 या 7 चैप्टर्स के हम वन शॉट ऑलरेडी कर चुके हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स के डेली अब एक वन शॉट आपके लिए आ जाया करेगा। और आज हम लेके आए हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का वन शॉट। बच्चों, कई लोग सोचते हैं इकोलॉजी बहुत कम मार्क्स की है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि छोटे छोटे चैप्टर 4-5 नंबर आपको देके जाएंगे और क्या चाहिए भाई। अगले 30 मिनट आपको श्योर फॉर श्योर 4 या 5 नंबर देने ही देने वाले हैं, तो हर्ज क्या है। और सिर्फ एक बार सुनना है, मैं दावे से कह रहा हूं, सिर्फ ध्यान से सुन लिया। अगर सारे थॉट्स निकाल के अगर किसी के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ मेरे को अच्छे से देख रहे हैं और लेक्चर को सुन रहे हैं, तो 110% आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ये वो चैप्टर्स है जो आपको फॉर श्योर मार्क्स देके जाएंगे। ना कोई घुमा के क्वेश्चन आता आएगा तो भी आप आराम से कर लोगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए आज का लेक्चर जो कि बेस्ड है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे। बच्चों, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये जो चैप्टर है इसमें काफी चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट था ये बच्चों सीबीएसई ने डिलीट कर दिया पूरा का पूरा। तो चैप्टर के नाम में ही रह गया ऑर्गेनिज्म। हमें पढ़ना किसके बारे में, मेनली पॉपुलेशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होता है। अब सारे सोच रहे होंगे यार हमें पता है पॉपुलेशन। कोई नॉन मेडिकल वाला भी आ गया होगा या सिंपल पर्सन भी आगे होंगे, कह रहे ये तो बहुत आसान है भाई। तो ठीक है, कुछ तो वैसे आसान है, कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। अब पॉपुलेशन का मतलब किसे नहीं पता। हिंदी में बोले तो जनसंख्या, तो बिल्कुल सही बोला। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनों की संख्या। मतलब कितने लोग एक एरिया में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भाई इंडिया में ह्यूमन की कितनी तादाद है, कितनी संख्या, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हम किसे कहेंगे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट ब्रॉड है। हम तो सिंपल सोच लेते हैं भी जनों की संख्या, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। नहीं, पॉपुलेशन हम बच्चों किसे कहेंगे, इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्या, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल का नंबर, उनका ग्रुप जो एक जैसे दिखते हैं। जो क्या दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे, और जो आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के ग्रुप को बच्चों हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल which lives in a particular area, which resemble with each other and which can also interbreed, जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो एक दूसरे के साथ मेटिंग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमंस है, दे लुक लाइक, वो आपस में क्या कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं, बेबीज पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉपुलेशन। नाउ अब बच्चों, आपने सुना होगा जीना मरना सबको है यार, मतलब जो आया है धरती पे वो मरेगा। अब मरता कौन है, एक इंडिविजुअल मरता है। कभी भी सुना पॉपुलेशन मर गई, पॉपुलेशन की थोड़ी डेथ होती है। अगर किसी की डेथ होती है तो वो इंडिविजुअल की डेथ होती है। कोई पैदा होता है तो इंडिविजुअल पैदा होता है, पूरी पॉपुलेशन थोड़ी पैदा होती है। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं बच्चों जो पॉपुलेशन के होते हैं। क्या होते हैं, पॉपुलेशन के, इंडिविजुअल के नहीं होते। कुछ कैरेक्टर कौन शो करती है, पॉपुलेशन शो करती है। और ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का मतलब क्या है बच्चों, वो कैरेक्टर जो एक इंडिविजुअल ना शो करके एक पॉपुलेशन शो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो मेनली पॉपुलेशन एट्रीब्यूट 4 तरह के हैं हमारे पास। एक होता है बर्थ रेट, एक होता है बच्चों डेथ रेट, और एक होता है सेक्स रेशियो, और एक होता है एज पिरामिड, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बर्थ रेट। बच्चों यहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये सारे नोट्स भी अगर आप कर लोगे, कोई कुछ भी बाहर से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहां से अच्छे से समझ लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब बर्थ रेट में बच्चों क्या हो सकता है, आपको 1 नंबर का न्यूमेरिकल दे सकते हैं। बर्थ रेट निकालना सीख लो आप। पहला पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या है, बर्थ रेट। बर्थ रेट कैसे निकालते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रॉब्लम दिखाई है। भाई क्या है, एक पोंड है, एक तालाब है, और उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, लोटस प्लांट खिले हुए हैं। और उसमें लोटस प्लांट लास्ट ईयर पता है कितने थे, 20। कितने थे, 20। मतलब पिछले साल 2025 चल रहा है, 2024 में उस पोंड में जो लोटस प्लांट थे वो कितने थे, 20। और इस साल 2025 में सपोजिंगली 8 नए प्लांट और लग गए। कितने नए प्लांट लगे, 8। पहले कितने थे, 20। तो बर्थ रेट कैसे निकालेंगे बच्चों, जो न्यू प्लांट बोर्न हुए हैं, न्यू प्लांट कितने बोर्न हुए हैं, 8, और पहले कितने हैं, 20। उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0.4। ये क्या आ गया आपका बर्थ रेट। सिमिलरली नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है बच्चों डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब क्या है, कितनी से मौत हो रही है पॉपुलेशन में। तो सेम बच्चों ये न्यूमेरिकल आपने करना है, और मुझे पता है कि आप कर लोगे। सिंपल सा न्यूमेरिकल है यार, कि एक लैब है,
लेबोरेटरी में, उसने ना एक साइंटिस्ट ने मक्खियां पाल रखी हैं, फ्रूट्स के ऊपर जो मक्खियां रहती हैं ना उनको पाल रखा है, जिनको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाइज। तो वहां पे कितनी है? 40 है। कितनी फ्रूट फ्लाइज हैं? 40। लेकिन एक हफ्ते बाद आपकी 4 फ्रूट फ्लाइज मर गई वहां। कितनी फ्रूट फ्लाइज मर गई? 4। लास्ट वीक कितनी थी? 40। नेक्स्ट वीक कितनी मर गई? 4। तो डेथ रेट कैसे निकालोगे? जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, न्यू इन्फॉर्मेशन कितनी है बच्चों? 4। काय में जो पहली थी, पहले कितनी थी फ्रूट फ्लाइज? 40। तो 4/40 क्या आ जाएगा आपका? डेथ रेट। तो बच्चों बर्थ रेट, डेथ रेट निकालना आ गया। एक नंबर में न्यूमेरिकल में आ सकता है। कैसे निकालते हैं भाई? जो पुरानी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है और जो नई इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तो नई इंफॉर्मेशन ऊपर आ जाएगी, पुरानी इंफॉर्मेशन नीचे आ जाएगी, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? डेथ रेट एंड बर्थ रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, सेक्स रेशियो। नाम से ही पता लग रहा है यार, ये तो छोटी क्लासेस में सुन लिया होगा। सेक्स रेशियो क्या होता है भाई? 1000 लड़के हैं, उनके रेशियो में कितनी फीमेल्स अवेलेबिलिटी है, कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। बच्चों केरला का बहुत अच्छा था सेक्स रेशियो, बट हमें इतना ज्यादा बात नहीं करना। सेक्स रेशियो सिंपली हम क्या कहेंगे? इट इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल। मेल और फीमेल्स का प्रोपोर्शन क्या है एक पॉपुलेशन में, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। बच्चों ये भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। जितनी फीमेल्स ज्यादा होंगी उतना ही पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो करती है। यस, तो लास्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है हमारे पास बच्चों, एज पिरामिड, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एज पिरामिड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांस है। एज पिरामिड होता क्या है, इसमें मैं लिख देता हूं। ये क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एज पिरामिड्स क्या होता है बच्चों? अगर हम क्या करें एज डिस्ट्रीब्यूशन को, देखो 3 तरह की एज होती है बच्चों। एक तो होती है प्री रिप्रोडक्टिव। देखो जब आप पैदा हुए तो आप एक ग्रोइंग फेज में जाते हो, आपका चाइल्डहुड चलता है, उसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज। फिर आपको साइन मिलते हैं कि चलो यार वक्त आ गया है, लेट्स रिप्रोड्यूस। हाँ, तो आपका रिप्रोडक्टिव फेज आता है। लेकिन अब ये थोड़ी है जिंदगी भर रिप्रोडक्शन करते रहोगे। एक एज ऐसी आएगी जब आप रिप्रोडक्शन बंद कर देते हो, दैट इज कॉल्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये जो 3 एज ग्रुप्स हैं, अगर हम इसका क्या करें पॉपुलेशन के अंदर ग्राफ बनाएं तो उसको क्या बोलते हैं? एज पिरामिड। और एज पिरामिड बच्चों 3 तरह के हैं, यहां से आ सकता है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझो। एज पिरामिड्स बच्चों 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 एक्सपेंडिंग, नंबर 2 स्टेबल, नंबर 3 डिक्लाइनिंग। नाउ देखिए एक्सपेंडिंग में क्या होगा, ध्यान से समझना ये टॉपिक बच्चों। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, क्या नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन आर मैक्सिमम इन प्री रिप्रोडक्टिव फेज, अगर बच्चों सबसे ज्यादा लोग कौन से फेज में है? प्री रिप्रोडक्टिव फेज में है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिंग। नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर मैक्सिमम इन प्री रिप्रोडक्टिव फेज, लेसर इन रिप्रोडक्टिव एंड मोर लेस इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। बच्चों क्या है? सबसे ज्यादा लोग होंगे प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, उससे कम रिप्रोडक्टिव में, और उससे भी कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। अगर ऐसा है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा? एज पिरामिड कैसा होगा? एक्सपेंडिंग, एंड आपको ट्रायंगुलर शेप कर्व मिलेगा। कैसा शेप मिलेगा? ट्रायंगुलर। नाउ टेबल बच्चों, अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज आर ऑलमोस्ट इक्वल, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव में और रिप्रोडक्टिव में ऑलमोस्ट इक्वल हैं, और कम है आपका किसमें? पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में, देन इट इज कॉल्ड स्टेबल आपका एज पिरामिड। एंड इसमें आपको बेल शेप कर्व मिलता है। कैसा मिलता है बच्चों? बेल शेप कर्व मिलता है किसके अंदर? स्टेबल के अंदर। नाउ द लास्ट वन इज डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर लेसर इन रिप्रोडक्टिव फेज, more in reproductive phase and then less in post reproductive phase। अगर बच्चों ऐसा हो रहा है तो population growth एज पिरामिड कैसा होगा? declining, and you will find unshaped curve। अरन क्या होता है बच्चों? कलश, लोटा। लोटे की शेप ऐसी होती है ना, तो दैट्स व्हाई आपका क्या होगा? डिक्लाइनिंग। इज दैट क्लियर? डन। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन डेंसिटी। बच्चों नाम से ही पता लग रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन का साइज कैसा है? पॉपुलेशन का साइज कैसा है? तो बच्चों पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? कितने लोग
एक पॉपुलेशन में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को बच्चों मेनली 4 चीजें अफेक्ट करती हैं: नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। अब नेटिलिटी क्या होता है बच्चों? देखो, एन से नेटिलिटी, एन से नए लोगों का आना, नए लोगों का आना। नेटिलिटी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ बर्थ, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज कॉल्ड नेटेलिटी। क्या बोलते हैं? नेटेलिटी। मोर्टेलिटी, एम से मोर्टेलिटी, एम से मरना। मरना मतलब समझ रहे हो भाई, एक पॉपुलेशन में, एक एरिया में, पर्टिकुलर टाइम में कितने बूढ़े टपक रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, दैट इज मतलब और मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब मरना। यार जितनी बर्थ हो रही है एक एरिया में, दैट इज नेटिलिटी, और नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। इज दैट क्लियर? नाउ ये इन दोनों में कंफ्यूजन होती है भाई। एक तो है आई वाला, आई डबल एम आई, इमिग्रेशन, और एक है ई, ई से एमिग्रेशन। तो देखो, आई, आई का मतलब क्या होता है? कोई जिंदगी में आई, आई का मतलब होता है आना। बच्चों सपोजिंगली यहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ पे बाढ़ आ गई, यहाँ के लोग चले गए कुरुक्षेत्र रहने, तो कुरुक्षेत्र में लोग आए हैं ना, आई है ना, तो कुरुक्षेत्र में तो क्या हो गया बच्चों? आई वाला, इमिग्रेशन। और जहां से लोग छोड़ के गए, यहाँ से लोग चले गए ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? ई वाला, एमिग्रेशन। बच्चों सीधी सी बात है, इमिग्रेशन क्या होता है? आई वाला। अगर लोग बाहर से किसी पॉपुलेशन में रहने आ जाए तो बोलते हैं इमिग्रेशन। और अगर कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं किसी पॉपुलेशन को, तो वो क्या हो रहा है? एमिग्रेशन। तो ये थे बच्चों 4 फैक्टर जो पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। और कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? देखो, अब नेटिलिटी क्या है बच्चों? बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ, तो वो क्या करेगी? प्लस करेगी पॉपुलेशन डेंसिटी को। ऐसे ही आई वाला, इमिग्रेशन भी क्या करेगा? प्लस करेगा पॉपुलेशन को। लेकिन मोर्टेलिटी क्या है? मोर्टिलिटी और इमिग्रेशन क्या है? जाना। मोर्टिलिटी क्या है? परमानेंट जाना। इमिग्रेशन क्या है? टेम्परेरी जाना। वो छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए इसको एरो का निशान ऐसा दिया है और यहाँ पे माइनस लगाया। माइनस का मतलब क्यों? वो कम हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, इसीलिए इन पे क्या साइन है बच्चों? प्लस का साइन है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ मॉडल्स। क्या? ग्रोथ मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ग्रोथ मॉडल्स हमारे पास दो तरह के हैं: एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बच्चों हम जियोमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक ग्रोथ। और लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम बच्चों पर्ल वर्लस्ट ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्ल वर्लस्ट, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, इसलिए इसको पर्ल वर्लस्ट ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है। अब इसको कुछ ऐसे समझना, हमारे पास दो तरह के ग्रोथ मॉडल है। कौन कौन सा? एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। अब एक में क्या होता है बच्चों? एक में तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे? अनलिमिटेड। और एक में क्या होंगे? लिमिटेड। तो देखो, इसमें कंफ्यूजन होती है अक्सर, में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, किसमें क्या है? लिमिटेड। तो देखो, एल से लॉजिस्टिक, एल से लिमिटेड, ये कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। एल से क्या होगा बच्चों? लॉजिस्टिक। एल से क्या होगा? लिमिटेड। सीधी सी बात है, पहले एक्सपोनेंशियल को देखते हैं बच्चों। अगर नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड, भाई आपको कहा जाए आपके पास ना बेअंत पैसा है भाई, जितना मर्जी ऐश करो, इतना बेअंत पैसा आपके पास, मतलब आप क्या करोगे भाई? नजारे ही नजारे जिंदगी। आप क्या करोगे? बहुत सारी शादियां करोगे, बहुत सारे बच्चे पैदा करोगे, क्यों? टेंशन ही नहीं है ना किसी भाई, आपके पास तो अनलिमिटेड है। तो ऐसा ही होता है बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, कोई लिमिट नहीं है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल। और क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है? नहीं, नेचर में यार रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो ये क्या लगता है बच्चों? लेस रियलिस्टिक लगता है, ये कम सही प्रतीत होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अगर आप बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम देके ग्रो कराओगे ना, तब आपको कौन सी ग्रोथ देखने को? एक्सपोनेंशियल। और अगर हम इसका कर्व बनाए बच्चों, कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया, सपोज करो पॉपुलेशन साइज, यहाँ पे ले लिया पॉपुलेशन साइज सॉरी, और यहाँ पे ले लिया बच्चों टाइम, dt। तो बच्चों जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, पॉपुलेशन साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा ना, क्यों? रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? जे शेप कर्व मिलेगा। कैसा कर्व मिलेगा? जे शेप। क्यों?
रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बच्चों आपका क्या पॉपुलेशन बढ़ता ही चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नाउ लॉजिस्टिक, बच्चों लॉजिस्टिक में क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है यार, पर नेचर में ऐसा नहीं है कि कितना ही ग्रोथ हो जाए, देयर इज अ कैरिंग कैपेसिटी। बच्चों इसमें कंसेप्ट आ जाता है कैरिंग कैपेसिटी का। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल सपोर्टेड बाय नेचर। नेचर एक लिमिटेड लोगों को ही सपोर्ट कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो देखिए अब क्या है बच्चों, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो ये लेस, वो लेस रियल लगता था, ये मोर रियलिस्टिक लगता है, ज्यादा रियल लगता है। और इसमें आपको एस शेप कर्व मिलेगा, कैसे बच्चों, ये देखो, ये पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम ले लिया अपन ने, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा बच्चों का साइज बढ़ना शुरू हुआ, देखिए बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन बच्चों ये क्या है, यहाँ पे है कैरिंग कैपेसिटी, के क्या है, कैरिंग, और इससे ज्यादा नेचर सपोर्ट नहीं कर सकती लोगों को। तो शुरू में तो देखो बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, और आपका सिग्मोइड कर्व मिलेगा बच्चों, ऐसा शेप कर्व मिलेगा। और ऐसा ही देखा गया है लास्ट 100 ईयर में, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें तो हमें एस शेप कर्व मिलेगा। तो लॉजिस्टिक एक्चुअली लॉजिक वाली लगती है और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये है बच्चों आपका लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। इसकी इक्वेशन याद कर लेनी है बच्चों, इसकी इक्वेशन है dn अपॉन dt इक्वल टू rn, और उसकी क्या हो जाएगी, सेम है dn अपॉन dt इक्वल टू rn माइनस k माइनस n अपॉन k क्या है बच्चों, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी, और यहाँ पे r क्या है, r क्या है बच्चों, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो ये था आपका ग्रोथ मॉडल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। भाई वन ऑफ द, वो है, ये वो टॉपिक है, फॉर श्योर टॉपिक है, जहां से नीट में भी पक्का आएगा और बोर्ड्स में भी पक्का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो बच्चों पहले बात करते हैं, आइए हम इंटरेक्शंस की। तो बच्चों 6 इंटरेक्शंस है नेचर में, कितनी इंटरेक्शन है, 6 इंटरेक्शन है बच्चों जो पाई जाती हैं। उन 6 इंटरेक्शन की पहले हम डेफिनेशन करेंगे। मैंने एक टेबल बनाई है, ये टेबल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में नीट में या एमसीक्यू में ये आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो बच्चों 6 टाइप की इंटरेक्शन है। पहली है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म। अब पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे बेनिफिश, क्या है, बेनिफिश। तो देखो बच्चों म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, अगर दो स्पीशीज, स्पीशीज ए और बी, अगर वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हैं, प्रॉफिट पहुंचा रही हैं, बेनिफिट पहुंचा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होगा, दोनों स्पीशीज एक दूसरे का बेनिफिट्स होती है। और मुझे तो लगता है यार जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, बेस्ट इंटरेक्शन होती है, बेस्ट होती है ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, दोनों को बेनिफिट्स होंगे, ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा बच्चों, दोनों एक दूसरे को नुकसान करेंगे। भाई जहां पे भी कंपटीशन होगा ना, दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे ना। पहली क्या थी म्यूचुअलिज्म, इसमें जस्ट अपोजिट था। इसमें यार म्यूचुअलिज्म में क्या है, जैसे मुझे पेपर में बैठे हैं भाई, मुझे 5th क्वेश्चन नहीं आता, सामने वाले को 3rd नहीं आता, उसने मेरे को 3rd बता दिया, मैंने उसको 5th बता दिया। ये क्या है, म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन में क्या होगा बच्चों, सेम सिचुएशन है, मुझे 5th नहीं आता, उसको 3rd नहीं, मैंने उसको 3rd गलत बता दिया, उसने मेरे को, क्यों, हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, तो दोनों ने एक दूसरे का क्या किया, नुकसान, देन इट इज कॉल्ड कंपटीशन। बच्चों प्रीडेशन, प्रीडेशन इज लाइक अ कैट एंड रैट, मतलब एक बड़ी स्पीशीज होगी, एक छोटी होगी, बड़ी छोटी को पकड़ेगी, खा जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रीडेशन। एक को बेनिफिट होगा और एक को नुकसान। सेम बच्चों पैरासिटिज्म, देखो पी से प्रीडेशन, पी से पैरासिटिज्म, और पी से ही प्यार होता है। प्यार में भी क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है, एक को नुकसान। तो पैरासिटिज्म में भी क्या होगा, इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप नहाओ ना, नहाओ ना, आपके सिर में क्या पड़ जाएंगी, जुएं पड़ जाएंगी ना, और वो आपका खून पीती रहेंगी, खून पीती रहेंगी, तो वो क्या है बच्चों, पैरासिटिज्म। क्या है, पैरासिटिज्म। नाउ कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म क्या होता है बच्चों, एक को बेनिफिट होगा और एक को ना बेनिफिट होगा ना कोई नुकसान होगा, एक न्यूट्रल रहेगा। जैसे एक पेड़ है, पेड़ पे बच्चों पंछी घोंसला बना के बैठा है, अब उसको तो फायदा हो रहा है ना, पेड़ को कोई नुकसान या फायदा नहीं हो रहा, तो देन इट इज कॉल्ड कॉमन सेलिज्म।
एंड द लास्ट वन इज एमेंसेलिज्म, एक को नुकसान होगा बच्चों, एक न्यूट्रल रहेगा। तो आइए वन बाय वन इनकी बात करते हैं हम। यस, तो बच्चों सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा बच्चों, दोनों स्पीशीज को क्या होंगे बेनिफिट। द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ स्पीशीज आर बेनिफिट फॉर ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। बच्चों इसका क्लासिकल एग्जांपल है लाइकन्स, जो आपने प्लस वन में भी पढ़ा होगा। लाइकन्स में क्या होता है बच्चों, एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, और ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, लाइकन्स। होता क्या है, एल्गी फंजाई को क्या देगी बच्चों, देगी, और फंजाई एल्गी को क्या देगी, शेल्टर। तो देखो दोनों को एक दूसरे का बेनिफिट हो रहा है, तो ये क्या हो गया बच्चों, एग्जांपल म्यूचुअलिज्म का, जिसमें क्या हो रहा था, दोनों को फायदा हो रहा है। अनदर एग्जांपल इज माइकोराइजा। कौन सा एग्जांपल है बच्चों, माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होगा बच्चों, इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और म्यूचुअलिज्म बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अब बच्चों फंजाई जब रूट्स में पाई जाए तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। अगर सरफेस पे होगी तो एक्टोमाइकोराइजा, अगर अंदर रहेगी तो एंडोमाइकोराइजा। अब दोनों को बेनिफिट्स क्या हैं, फंजाई रूट किसमें हेल्प करेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में। और रूट्स फंजाई की किसमें हेल्प करेगी पता है आपको बच्चों, शेल्टर में, फंजाई को रहने के लिए जगह मिली हुई है, तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, म्यूचुअलिज्म। थर्ड, फिग एंड वास्प। अब बच्चों जो फिग होता है वो होता है अंजीर का पौधा। अब अंजीर के पौधे ने वास्प को क्या बेनिफिट दिया हुआ है कि भाई आ तू मेरे ना यहाँ पे रह, और शेल्टर दिया हुआ है उसने किसके लिए, फॉर एग लेइंग, एग ले करने के लिए उसने क्या दिया हुआ है बच्चों, शेल्टर। और वास्प बदले में फिग को क्या देता है बच्चों, ये इसको पोलिनेशन। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है, तो ये भी किसको, म्यूचुअलिज्म का। नाउ द मोस्ट वेरी 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 इंटरेस्टिंग एग्जांपल, ऑफरीज एंड मेल बी। अब बच्चों ऑफरीज पता है क्या होता है, ऑफरीज होता है एक फ्लावरिंग प्लांट। क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन अगर आप इसका फ्लावर देख लो ना ऑफरीज, आपकी नजरें भी धोखा खा जाए। मेल बी की तो खानी खानी है, अगर ह्यूमन भी देखे तो धोखा खा जाएगी बच्चों। जो ऑफरीज है, इट एक्चुअली अपीयर्स लाइक फीमेल बी। कैसा दिखाई देता है, ये फीमेल बी की तरह दिखाई देता है। अब मेल बी बेचारा क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। वो क्या सोचता है कि ये तो फीमेल बी है, और वो जाके इसके साथ कुछ कुछ करने की कोशिश करता है। तो मेल बी क्या करता है, ऑफरिस कहीं ना कहीं पोलिनेशन करा देता है। क्या करा देता है, पोलिनेशन। बदले में मेल बी को क्या मिलता है बच्चों, सूडो कोपुलेशन। क्या मिलता है, सूडो कोपुलेशन। सेक्सुअल डेसिट भी कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सेक्सुअल डेसिट। तो ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों, म्यूचुअलिज्म का। दीज आर द फोर एग्जांपल्स व्हिच आर बिलोंग्स टू म्यूचुअलिज्म। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में बच्चों क्या होता है, एक को बेनिफिट होगा, एक न्यूट्रल रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कॉमनसेलिज्म के एग्जांपल पेपर में बहुत बार आते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बच्चों पहला एग्जांपल है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स मतलब कई ट्रीज के ऊपर छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री। अब इसका क्या है बच्चों, ऑर्किड है, एक छोटा सा फ्लावरिंग प्लांट है, वो मैंगो ट्री की हेल्प से ग्रो कर रहा है। अब मैंगो ट्री को तो क्या ही फायदा या नुकसान है, लेकिन ऑर्किड को चढ़ने के लिए सहारा मिला हुआ है, देन इट इज कॉल्ड एपीफाइट, एंड इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉमनसेलिज्म। अनदर एग्जांपल, बार्नेकल ऑन वेल। अब वेल जो होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी डेंजरस होती है। क्या होती है, बड़ी डेंजरस होती है, कौन, वेल। अब वेल के ऊपर बच्चों छोटे 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 कीड़े बार्नेकल रहते हैं, और वो दूसरों को कहते रहते हैं आना, दम है तो रोक के दिखा, आना पंगे लेके दिखा। अब वेल के चक्कर में कोई पंगे नहीं लेता, वेल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बार्नेकल को क्या मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, कॉमन सेलिज्म का। थर्ड एग्जाम्पल है इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। अब बच्चों अगर आप गांव में जाओगे ना, तो वहां पे ना चरने वाले पशु रहते होंगे, बहुत सारे चरने वाले पशु, ठीक है। अब उनके साथ साथ ना बगुले रहते हैं, उनके बगुले। तो वो जब घास में मुंह मारेंगे ना एनिमल्स, तो मच्छर उड़ेंगे घास में बैठे हुए। अब जब मच्छर उड़ेंगे तो उसको कौन खा जाएगा, इग्रेट। इग्रेट क्या होता है बच्चों, बगुला। तो बगुले को शिकार ढूंढने में हेल्प मिली है, और ग्रेजिंग कैटल्स को कोई फर्क
नहीं पड़ रहा। अनदर एग्जांपल इज क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन। बच्चों सी एनिमोन के पास टेंटिकल्स होते हैं जो कि किसी को भी मार सकते हैं, मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्लाउन फिश में छिपके रहती है। तो क्लाउन फिश को क्या मिला हुआ है? प्रोटेक्शन मिली हुई है, और सी एनिमोन को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी किस तो कॉमन सेलिज्म। नाउ द थर्ड इंटरेक्शन बच्चों, कंपटीशन। खतरनाक है यार, ये भी बड़ी मस्त है, ध्यान से सुनिए भाई। कंपटीशन। अब बच्चों कंपटीशन क्या होता है भाई? जब दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। अब नुकसान कब पहुंचाएगा? अगर आपसे कोई को नुकसान पहुंचाए। अब मेरे को मेरा कंपटीशन आप कहोगे ह्यूमन से ही होगा, बायोलॉजी वाले टीचर से होगा, ठीक है। क्या मेरा कोई कंपटीशन किसी हिंदी के टीचर के साथ हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम रिलेटेड नहीं है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। पहली बात कंपटीशन में, कंपटीशन टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज में भी होता है। टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज में भी क्या हो सकता है? कंपटीशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, साउथ अमेरिकन लेक्स की बात है, वहां पे जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो क्या होता है? एक बर्ड। और वहां पे जो फिशेस रहती हैं लेक्स में, दोनों में आपस में कंपटीशन हो जाता है। किसके लिए? जू प्लैंकटन के लिए। क्या? किसके लिए? जू प्लैंकटन, क्योंकि दोनों ही वो कीड़े मकोड़े खाती हैं जो पानी के ऊपर बैठते हैं। तो दोनों, एक फिश है और एक बर्ड है, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है? कंपटीशन। क्यों? दोनों एक ही रिसोर्स पे फीड कर रहे हैं। नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग बात, इंटरफेरेंस कंपटीशन। बच्चों इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या होता है? तुम्हें पता है एक इंटरेस्टिंग बात, कंपटीशन हम सोचते हैं तब होगा जब खाना लिमिटेड है और खाने वाले ज्यादा हैं, तो उनमें कंपटीशन हो जाएगा। भाई नीट में है ना कंपटीशन, नीट में कंपटीशन क्यों है? सीट्स कम है और बच्चे ज्यादा हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, कॉम्पिटिटर का होना भी इन्फ्लुएंस कर देता है, चाहे ना रिसोर्सेज अनलिमिटेड। मतलब घर में ना मिठाई आई, ठीक है, मेरे को भूख नहीं है, लेकिन मेरा भाई खा रहा है ना, तो मुझे ना अच्छा नहीं फील होगा। बेशक मिठाई बहुत सारी है, मैं भी खा सकता हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटर का होना आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इट्स लाइक लोग ना अपने दुखों से दुखी हैं, दूसरों के सुखों से दुखी हैं। ये बात कहाँ से आई आज पता लगेगा तुम्हें। भाई क्या हुआ, गैलापैगस आइलैंड की बात है। कहाँ की बात है? गैलापैगस आइलैंड की। वहां पे बच्चों जो टोर्टोइस थे ना, अबिंगडन टोर्टोइस, वो एक्सटिंक्ट ही हो गए। किसके आने से? गोट्स के आने से। उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उन्होंने देखा बकरी इतना खा जाती थी, इतना खा जाती थी, उसे तो भाई बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो ये देखते ही देखते भाई टोर्टोइस क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स। डन। नाउ द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात भाई कंपटीशन में, गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। भाई अगर गोस ने बोला अगर दो स्पीशीज वो एक ही रिसोर्स पे फीड कर रही हैं, तो ओनली सुपीरियर विल सर्वाइव। जो ताकतवर होगी ना, जिसकी लाठी उसकी है, जो सुपीरियर स्पीशीज होगी वही सरवाइव कर पाएगी, और जो इन्फीरियर होगी बच्चों क्या कर जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। ये कहता है गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या कहता है भाई? भाई हर कुत्ते का ना अपना एक एरिया होता है। तुमने देखा होगा ना, हर कुत्ते का क्या होता है? एक अपना एरिया होता है। एरिया होता है ना, मतलब अगर कोई दूसरा कुत्ता उस एरिया में आ जाएगा ना, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उसको भौंक भौंक के निकाल देंगे। लेकिन बच्चों एक स्पीशीज अपना एरिया बढ़ा सकती है। कैसे? दूसरे को वहां से निकाल के। पहले के टाइम में क्या होता था? हर राजा का अपना एक राज्य होता था ना, राज्य। लेकिन एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण कर देता था, और फिर उसका राज्य भी उसका हो जाता था। तो यही कहते हैं कॉम्पिटिटिवली, कि हर स्पीशीज का अपना एक एरिया है, लेकिन वो अपने एरिया को बढ़ा सकती है। कैसे? तो उस एरिया से निकाल के। जैसे कोनल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में देखा गया। कोनल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया बच्चों? जो बड़ा बार्नेकल था, लार्जर बार्नेकल था, उसने क्या किया? उसका नाम था बेलेनस। उसने अपने बल से कैथामेलस की कथा खत्म कर दी, क्योंकि वो छोटा था। तो लार्जर बार्नेकल था बच्चों जो बेलेनस, ने छोटे वाले को बाहर निकाल दिया अपने बल से। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंत में बच्चों अब तक कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा भाई? लड़ो मरो। लेकिन फिर आया मैक आर्थर और उसने प्रिंसिपल दिया बच्चों रिसोर्स पार्टीशन का। इसका रिसोर्स, भाई घर में जब लड़ाई होती है तो घर वाले क्या कहते हैं? पहले हम एक ही छोटे से घर में पांच पांच लोग रहते थे, कहते हैं ना। तो ऐसे ही बच्चों रिसोर्स पार्टीशनिंग कहता है। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या कहता है? ध्यान से सुनना, कि अगर दो या दो से ज्यादा स्पीशीज
एक साथ रह सकती हैं बाय पार्टीशन। घर वाले क्या करते हैं जब घर में लड़ाई होती है? पार्टीशन कर देते हैं कि बड़े वाले तू ऊपर है, छोटे वाले तू नीचे रह। यही तो क्या है बच्चों, रिसोर्स पार्टीशनिंग। मैकआर्थर ने बोला भाई 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज एक साथ रह सकती हैं बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग हैबिट्स। ठीक है, उसने दिखाया 5 स्पीशीज बच्चों, 1 ना 2 ना 3, 5 स्पीशीज वार्बलर की सेम ट्री पे रह रही थी। तो उसने लोगों को बताया भाई ज़रूरी नहीं है, एक साथ जिया जा सकता है। ये किसने बताया बच्चों? मैकआर्थर ने। इसको क्या बोला जाता है? रिसोर्स पार्टीशनिंग। नाउ प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है बच्चों? इट्स लाइक टॉम एंड जेरी। क्या है? टॉम एंड जेरी। भाई इसमें क्या होता है? एक प्रीडेटर होता है बच्चों और एक होता है आपका प्रे। प्रीडेटर, देखो प्रीडेटर क्या है, लिखने में बड़ा लग रहा है ना? प्रीडेटर तो ये साइज में बड़ा होगा, प्रे छोटा सा है। तो ये बच्चों कैट एंड रैट है। कैट क्या करेगी? रैट को पकड़ेगी, खा जाएगी। तो एक को क्या होगा? बेनिफिट, और एक को क्या होगा? नुकसान। क्या उसकी तो कहानी खत्म होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है समझ गए भाई? बड़े बड़े एनिमल छोटे छोटों को पकड़ के खा जाते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? प्रीडेशन। और भाई प्रीडेशन बहुत जरूरी है इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए। क्यों क्यों जरूरी है प्रीडेशन बच्चों? दे चेक ऑन प्रे पॉपुलेशन। अगर प्रीडेटर नहीं होंगे तो प्रे की तादाद इतनी हो जाएगी कि कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया में देखा गया बच्चों। ऑस्ट्रेलिया की बात है 1920 की। कहाँ की बात है? ऑस्ट्रेलिया की 1920 की बात है बच्चों। वहां पे एक कैक्टस प्लांट लगाया गया भाई, लगा दिया। अब देखते ही देखते भाई वो तो बिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में फैल गया। पूरी तरह वो फैल गया बच्चों, बहुत जगह वो हर जगह स्प्रेड हो गया। क्यों? उसको खाने वाला कोई प्रीडेटर नहीं था। बाद में एक मोथ, एक इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और फिर जाके वो कंट्रोल हुआ। तो पहली बात बच्चों, वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात बच्चों, प्रीडेशन, जो प्रीडेटर होते हैं वो ना कंपटीशन को भी अवॉइड करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे वो कैसे? भाई प्रीडेटर क्या होता है? शक्तिशाली। तो बच्चों जब शक्तिशाली कोई रहता है ना तो सारे ना छोटे मोटे टिक्के रहते हैं। क्या रहते हैं? टिक्के। जैसे ऐसा देखा गया, अमेरिकन पैसिफिक ओशन की बात है बच्चों। वहां पे ना एक स्टार फिश थी जो बहुत पावरफुल थी, जिसका नाम था पिजास्टर। तो जैसी वो निकाली गई लेकिन, तो 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की बच्चों क्या होगी? एक्सटिंक्ट होगी। 10 स्पीशीज आपस में मर गए भाई लड़ लड़ के। तो प्रीडेटर्स आपके इकोसिस्टम को स्टेबल करते हैं। और प्रीडेटर समझदार बहुत होते हैं। समझदार का मतलब प्रूडेंट होते हैं। वो कभी भी प्रे की पॉपुलेशन पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो है ना, घोड़ा अगर पूरा घास खा जाएगा तो अगले दिन क्या खाएगा? सीधी सी बात है। तो बच्चों प्रीडेटर पार्शियली ईट करते हैं, वो कभी भी प्रे को खत्म नहीं करते, क्योंकि प्रे अगर खत्म हुई तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो दैट्स वाई प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट। अब बच्चों प्रे का भी ऐसा नहीं है कि वो आप बैल मुझे मार। प्रे भी तो कुछ करेगा यार कि उस प्रीडेटर से वो बच सके। तो बच्चों कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्रे डेवलप करता है। आइए बात करते हैं उन डिफेंस मैकेनिज्म की। तो बच्चों कुछ प्लांट्स थोन बनाते हैं, कांटे बनाते हैं, ताकि वो ब्राउजिंग से बच पाए, ताकि उनको कोई खाए ना। अनदर एग्जांपल कैलोट्रोपिस प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैलोट्रोपिस प्लांट एक हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, कार्डिग्लाइकोसाइड। कौन सा? कार्डिग्लाइकोसाइड, जिसकी वजह से उसको गोट्स या अदर एनिमल्स खाते नहीं हैं। बच्चों कुछ स्पीशीज क्या करती है? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? क्रिप्टिकली कलर। बच्चों सराउंडिंग से कलर मैच कर लेना। हम बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो हम ग्रीन कलर की बॉल नहीं लेते थे। क्यों? ग्रीन कलर की बॉल घास में दिखती नहीं थी। तो उसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। तो बच्चों कुछ वो प्रे की स्पीशीज क्या करती है? वो अपना कलर मैच कर लेती हैं ताकि प्रीडेटर उनको ना कर पाए। अनदर एग्जांपल मोनार्च बटरफ्लाई। भाई मोनार्च बटरफ्लाई दिखने में सुंदर होती है। तो भाई इसको कोई भी खा जाता था। तो अब इसने क्या किया? इसका ना टेस्ट बहुत गंदा होता है, ताकि इसको कोई खा ना पाए। और इसका टेस्ट गंदा पता है कैसे होता है? ये फीड करती है एक वीड पे बच्चों। वीड पे फीड करती है, जिससे ये जहरीली हो जाती है और इसको कोई खाता नहीं है। डन। और कुछ प्लांट्स और भी केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, निकोटीन, ओपियम, कैनाबिस एटसेट्रा, ताकि उनको खाए ना। तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? मैंने बताया जुएं पड़ गई सिर में, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट क्या करते हैं बच्चों? होस्ट से नरिशमेंट लेते ही रहते हैं, दैट इज पैरासिटिज्म।
तो बच्चों पैरासाइट बनना इतना आसान नहीं है, कुछ एडप्टेशन भी शो करनी पड़ती है उनको, जैसे कि वो अननेसेसरी ऑर्गन को लॉस कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता उनका खुद का, हुक्स और सक्कर डेवलप करते हैं, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करना। 2 तरह के होते हैं बच्चों पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। अगर पैरासाइट बॉडी के सरफेस पे है एक्टो, जैसे जुओं वाला एग्जांपल दिया, टिक्स ऑन डॉग्स। एंडोपैरासाइट बच्चों अगर अंदर है, जैसे याद रहे हो आपको मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट कहाँ जा रहा था? लीवर में, आरबीसी में, वो क्या था? एंडोपैरासाइट। बच्चों लास्ट एंड फाइनल ब्रूड पैरासिटिज्म। भाई ब्रूड पैरासिटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा भाई। ब्रूड पैरासिटिज्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है बच्चों? जो कोयल है ना, कोयल अपने अंडे कौए के घोंसले में देती है, पता है आपको? ये है ब्रूड पैरासिटिज्म। क्यों भाई? कि बच्चों कौवा होता है कोयल के बच्चों का दुश्मन, वो खा जाता है उनको। तो कोयल ने क्या किया बाय एवोल्यूशन, कि जो एग है वो बिल्कुल एज इट इज होता है, क्रो के एग होते हैं, रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल करने की वजह से वो अपने अंडे क्रो के उसमें दे आती है, और क्रो होता है मूर्ख, क्रो सोचता है ये तो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, वो उनको पालता रहता है। और बीइंग ए टाइम के बाद कोयल अपने बच्चों को, जब वो बड़े निकलने वाले होते हैं, उनको उठा ले जाती है और वो फ्लाई कर जाते हैं, और इस तरीके से क्या कर पाती है अपने बच्चों की। दिस इज द क्लासिकल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। तो बच्चों ये था आपका पूरा चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बाय दिस। अगर आपने अच्छे से सुन लिया, आधा नंबर कटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।